प्रधानमंत्री मोदी अभी ही इजराइल की विजिट से आए थे। ये संयोग था या प्रयोग था, ये एक टॉपिक है। पर आपको पता है आज सुबह इजराइल और बाद में सामने आया यूएस ने मिल के ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है। जब हम बात करने बैठने लगे तो खबर आई कि ईरान जो एक अच्छी खासी, नवरूप ने बहुत बार आके बताया, अच्छी खासी मिसाइल पावर है, उसने काउंटर स्ट्राइक्स कर दी हैं। और वो काउंटर स्ट्राइक्स अलग अलग जगहों पे हो रही हैं। पूरी लिस्ट ऑब्वियसली नवरूप आपको बताएंगे क्योंकि डेवलपिंग है। अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, कतर, बहुत जगहों पे खबर आ रही है। तो जो शुरू हुआ था एक फास्ट स्ट्राइक ऑन ईरान से, वो अभी एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। पूरा मिडल ईस्ट आग पे हो गया है और भारतीय बहुत सारे वहां पे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल 25, 26, 28 आज है वॉर। और ये पूरा क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसको डिटेल में, इतने सारे पहलू हैं, हम कुछ पहलू अभी डिस्कस करेंगे और फिर नबरूफ को मैं तंग करता रहूंगा क्योंकि हर 5 घंटे या कल आके दूसरे पहलू भी डिस्कस करें। थैंक यू नबरूफ फॉर ज्वाइनिंग। माय प्लेजर, माय प्लेजर। तो पहली बात यह है कि मोदी जी का जो ट्रिप था इजराइल का, वो बहुत ही एक निर्णायक काइंड ऑफ विजिट थी, जहां पे हमने देखा कि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं, भारत के जो इंटरेस्ट हैं, उसको सिक्योर किया गया है। आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि एक चीज अब क्लियर है, द अमाउंट ऑफ फायर पावर जो इसराइल और अमेरिका की तरफ से एक्यूमुलेट किया गया मिडिल ईस्ट में, और आज जो इसराइल ने ऑपरेशन लायन, रोरिंग लायन जो लॉन्च किया, और ऑपरेशन फ्यूरी जो पेंटागन ने लॉन्च किया, ये दो ऑपरेशंस का कल्मिनेशन अल्टीमेटली इश्करन यही होगा कि आज से हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, ये जितना लंबा ये तमाशा चलेगा, ईरानियन रिजीम इसके बाद ऑलमोस्ट जाने के कगार पे होगी। वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा ऑनस्लॉट जो होता है ना, कि you can fight for 1 day, 2 days, 8 days, 10 days, but after that at one time you will give up because American firepower is huge. ठीक है, you simply cannot match that. अब अगर अमेरिकी और इजरायली एयरफोर्स, इसराइल के जो 550 प्लेन उन्होंने डिप्लॉय किया है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स सबसे बड़े डिप्लॉयड हैं, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स डिप्लॉयड हैं, पूरी नेवी के पूरे 2 बड़े बेड़े वहां पे पूरे के पूरी नेवी डिप्लॉयड है, प्लस उनके ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में बेसिस है, प्लस इसराइल है, प्लस 24 F-20 है, F-22 है, 16 F-35 डिप्लॉयड है यूएस के, इसराइल के अपने अलग है, एंड ओवर एंड अबव दैट तकरीबन 100 वहां पे टैंकर और सर्विलेंस डिवाइस भी उड़ रहे हैं, या कई तकरीबन 4 से 5 टैंकर तो मैंने इसराइल के ऊपर उड़ते हुए देखे जो रिफ्यूलिंग कर रहे हैं F-35 की मारने के लिए। एक शॉर्ट सवाल, एक मैंने सुना है एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल के वहां पे वो $13 बिलियन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। यस, that's the largest aircraft carrier in the world, जो हाइफा के बगल में खड़ा है, ठीक है, जो है गेराल्ड फोर्ड, ठीक है, दैट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट मॉडर्न काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर विच यूएस हैज, जो खड़ा है। और अब्राहम लिंकन जो है अरेबियन सी में, नॉर्थ अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा है, जो वहां पे उनका नेवी पूरी खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप का वो 2 टूक मैसेज आया कि 8 मिनट का, जहाँ पे उन्होंने कहा, उन्होंने इंसिडेंट्स गिनवाए कि क्या 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 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, जो हुए भी हैं। ब्यूनस एयर्स की एम्बेसी पे अटैक हुआ था, बड़ा फेमस, इसराइल के ऊपर हमले हुए थे। फिर लेबनान में यूएस बेस पे हमला हुआ था हिजबुल्लाह का, वी ऑल नो इट। ईरानियन एम्बेसी का कैप्चर हो, फिर चाहे वो इराकी बेसिस पे हमले हो यूएस फोर्सेस पे जो शिया मिलिशियास करते थे। तो ये इनकी राइवलरी बहुत पुरानी है मिडिल ईस्टर्न में। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल जो ईरान में स्लोगन्स चलते आए, वी ऑल नो इट। अब बात यह आती है कि इतने बड़े हमले के लिए ये रिजीम लंबी नहीं टिक सकती है। दिस रिजीम में बी 1 month, 2 months, और उसके बाद ट्रंप ने ओपनली बोला कि अगर आईआरजीसी आर्म्स ले कर देगी तो हम फिर भी एमनेस्टी दे देंगे, लेकिन अगर इफ यू कंटिन्यू टू फाइट तो डेथ इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। और साथ साथ में ये चीज बहुत 2 टूक बोली कि आई अर्ज द इरानियन पीपल कि आप लोग जो है अपने अभी इस टाइम पे शेल्टर लो, बाहर मत जाओ, एंड व्हेन यू कम एंड आफ्टर वी आर डन विद आवर बॉम्बिंग रेड, यू कम एंड टेक ओवर द रिजीम एंड यू इंस्टॉल whomever you want to। तो बेसिकली रिजीम चेंज ऑपरेशन है, ये चल रहा है।
अब बात यह है, a war is never one-sided and Iran is obviously not Iraq. It's not Saddam's Iraq. It's very different. इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल अच्छा खासा असला है, इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नाम के हैं, खाली वो जल्दी टेक आउट हो जाएंगे 3-4 दिन में, उसके ऊपर लंबे नहीं चलने वाले वो, ठीक है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इन्होंने पीछे अपना आपको रीइंफोर्स किया है थ्रू चाइना एंड रशिया। अब इसमें मैं सबसे पहले अगर मैं पूछूं, इन्होंने हमला किया है, ईरान ने रिटालिएशन शुरू कर दिया है। रिटालिएशन हुआ है यूएई के बेस पे, जो इनका बेस है बड़ा फेमस अबू धाबी पे, उस पर स्ट्राइक हुई है। बहरीन जहां यूएस की 5th फ्लीट खड़ी है, वहां पे डायरेक्ट स्ट्राइक हुआ है। कुवैत के एयरबेस पे स्ट्राइक हुआ है, जॉर्डन के एयरबेस पे स्ट्राइक हुआ है, रियाद के एयरबेस पे स्ट्राइक हुआ है, कतर के एयरबेस पे स्ट्राइक हुआ है। एक्सेप्ट ओमान, द होल मिडिल ईस्ट इज अंडर फायर ऑफ इरानियन मिसाइल्स। Many have been intercepted, many are hitting also, ठीक है। और साथ साथ में पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस टाइम पे फायर पे है, इंटरसेप्शन सब कुछ चल रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि हाउ लॉन्ग विल दिस कंटिन्यू एंड व्हाट इज द एंड गोल ऑफ इट। बट बिफोर वी गो हाउ लॉन्ग, लेट मी टॉक अबाउट इंडियाज पर्सपेक्टिव। पहली बात, ऑफिशियली इंडिया इज एन इक्विस्टेंट पार्टी व्हेन इट कम्स टू ईरान, एंड बिकॉज हम कहते हैं कि हमारे सिविलाइजेशनल टाइज ईरान के साथ रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज इन पावर इन ईरान। चाहे वो शाह था, चाहे वो खोमेनी था, चाहे वो अली खमेनी अब है, वी ऑलवेज हेल्ड कि ईरान के साथ हमारे सिविलाइजेशनल टाइज रहे हैं पर्शिया के टाइम से, तो उसको हम उसी के बेस पे चलते आ रहे। वी हैव नो एनिमोसिटी टुवर्ड्स ईरान और इजराइल। लेकिन इजराइल का मोदी जी का टूर जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि वहां पे आपने मोस्ट लाइकली दिस वाज अ काइंड, इफ यू आस्क मी व्हाट हैव यू नो, इफ माय माइंड इज नॉट ऑफिशियली व्हाट हैज हैपेंड, माय माइंड इज दैट वी sort of aligned with the Israelis in lock, stock and barrel on one particular point of time. Why your mind? I'm sorry, I'm interrupting you for the first time, but जरूरी है, ये तो बहुत ऑब्वियस है। मैंने कहा संयोग है या प्रयोग है। आप 2 दिन पहले जाते हैं, उसके बाद होता है। और कांग्रेस का आपने ट्वीट देखा, मैं इसको बीजेपी कांग्रेस में नहीं करना चाहता, बट कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का ट्वीट आ चुका है कि आप वहां गए तो आपने लड़ाई रुकवाई क्यों नहीं। आप कहते हो रशिया यूक्रेन में आपने लड़ाई रुकवाई, या आप इस लड़ाई में इन्वॉल्व थे। देखो, आप जिस मर्जी तरह इंटरप्रेट करो, ये यूनिकली सिग्निफिकेंट मूवमेंट है कि नॉट ओनली बिटवीन 2 नेशंस, बिटवीन 1 रीजन, पूरा रीजन, अन वेरी रिच रीजन, ऑयल रिच रीजन, सिक्योरिटी रीजन, एनर्जी रीजन के बड़े फैसले से पहले एट द वेरी लीस्ट यू आर इन्फॉर्म्ड। अब आपका क्या रोल है वो अलग है। यू आर एट द वेरी लीस्ट इन्फॉर्म्ड, लाइक अ बिग पावर इज इन्फॉर्म्ड बिफोर यू टेक। दैट इज माय टेक। इज इट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? You were informed, and as well I also believe कि पिछले 2-1.5 महीने का घटनाक्रम हुआ है जिसमें हमारी एक यूएस के साथ ब्रेक थ्रू हुआ, एक ट्रेड डील हुई, इंडिया पैक्स सिलिका में घुसा, हार्वर्ड लटनिक दिल्ली आए हुए हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पे जोधपुर में शादी है जब यहाँ पे हमला हो रहा है भाई भाई, ठीक है। हार्वर्ड उनका कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ पे जोधपुर में शादी अटेंड कर रहा है, सर्गियो गौर घूम रहा है, उनके डिपार्टमेंट जस्टिस की ये जो जज जनीन प्यूरो भी वहां पे हैं। सो ये संयोग, मतलब आप संयोग समझिए कैसे प्रयोग समझिए, जैसे आपने कहा। सो इट टेक्निकली वी प्लेड वेरी स्मार्ट कि हमने अपना अमेरिका से एक विन विन डील अग्री कर ली। यूएस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ट्रम्प के खिलाफ आया, हमने कहा नहीं, हम थोड़ा रेट नेगोशिएट करेंगे, बट मोटा मोटी टर्म्स वही रहने वाले हैं, वो हमारा अग्रीमेंट हो चुका है। उसके बाद हमने इजराइल जाके वहां पे लिया, क्योंकि अब व्हेन इरानियन रिजीम गोज अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू हैपन कि वहां का आपका जो इंटरेस्ट है, चाहे वो ऑयल में हो, चाहे वो छाबार पोर्ट में हो, दैट इज सिक्योर्ड बाय स्ट्राइकिंग दैट अंडरस्टैंडिंग और दैट डील विद नेतन्याहू एंड स्पेसिफिकली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कि भैया पोस्ट मुल्ला ईरान में हमारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। Our access to Afghanistan, our port, our oil must not be compromised. तो इसीलिए हम लोग यहाँ से साइड पे होके बैठे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं, भैया लड़ो आप लोग आपस में बैठे जो मर्जी करो, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप इसमें देखो हमारा जो ऑयल की बात आती है, अब यहाँ पे क्रूड उछलेगा बहुत भयंकर। क्रूड क्यों उछलेगा? क्रूड इसलिए उछलेगा बिकॉज मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है। आप हुती ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हम भी हमला करेंगे रेड सी पे। उन्होंने यमन से भी मिसाइल छोड़ दिए,
उसकी तरफ, और हुथी जो है कह रहे हैं कि हम रेड सी के जो शिपिंग लेन है वो ब्लॉक करेंगे. दैट मीन यू एक्सपेक्ट क्रूड टू गो अप. So what will help India now? Going back to Russian oil. Thankfully, Donald Trump does not have those power to impose any more tariff that has been taken by the Supreme Court away. ठीक है? So India can now quietly say to US, भाई हम क्या करें भाई? तुमने वॉर छेड़ी, क्रूड भर गया, हमें तो तेल चाहिए रहा, हम रशिया से और तेल ले रहे हैं, रशिया का तेल तो वैसे भी इंडिया में आ ही रहा है, तो हमारा तेल रशिया से आ रहा है. एंड मोर अमेजिंगली our oil import from Saudi Arabia has gone up by 20 to 25 to 30%. So that means Saudi, while you are aligning with Israel and UAE in the region in that I2U2 kind of a multilateral alignment, साथ साथ में आप जो है सऊदी अरेबिया से तेल लेके, रशिया का तेल लेके आप अपने चारों खानों को आपने सिक्योर करके रखा हुआ है. And this is a very good strategy because आपको पता है कि एक जगह यहाँ पे रिजीम का तख्ता पलट होना ही होना है, क्योंकि वो टिक नहीं सकते हैं आप, you know, in face of this onslaught. और उसका सबसे मैं इसमें पूछना चाहूंगा आपसे क्वेश्चन. मैं इंडिया पे तो आऊंगा ही आऊंगा क्योंकि हम इंडियंस हैं, और मैं इंडिया पे नॉट ओनली ऑयल पे आऊंगा, मैं मिडिल ईस्ट में आऊंगा. आप 2-3 बार बोल चुके हैं ईरान टिक नहीं सकता, ठीक है. मेरा इस पे 2 सवाल है. पहला कि यूएस के बॉम्बास्टमेंट अलग जगह, अगर ईरानियन पीपल हटाने के लिए नहीं आते रेजीम को, बट एक फॉरेन अटैक के लिए, स्पेशली इजराइल के साथ एक एंगल है, ये फॉरेन अटैक के साथ रिलीजियस एंगल भी है, फॉरेन डेवल यूएस के तो चलता ही रहता है, डबल डाउन कर जाते हैं. और क्या फिर यूएस की बेसिस पे अटैक हो रहा है, यूएस कैन नॉट अफोर्ड बॉडी बैग्स, ये बहुत मेरे दिमाग में बहुत क्लियर बात है, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा इस पे. तो अगर ये ड्रैग आउट हो जाता है हफ्ता, 10 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, एंड में जीत जाएगी यूएस, बट कैन यूएस बेयर दैट कॉस्ट? और क्या रिस्क है कि चाइना या रशिया इसको बोले हमने वियतनाम बनाया, तुमने हमारा अफगानिस्तान बनाया यूएसएसआर का, अब आओ तुम्हारा दोबारा से हम यहाँ पे ईरान में हैप्पी बर्थडे करते हैं, क्योंकि ईरान के माउंटेनियस रीजन, इट्स नॉट लाइक इराक, इट्स नॉट अ डेजर्ट, यू कैन नॉट गो थ्रू. तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी देखते हैं? एक सेकेंड, होल्ड ऑन. या तो इसमें देखो, इसमें बात ये आती है कि आपने बहुत सारे कुछ सवाल पूछे, इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ. बट इसमें ईरान का सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि ईरान का जो इनका जो as I said, it may not be able to stand because यहाँ पे यहाँ मल्टीपल सिटीज पे, मल्टीपल कंट्रीज पे अटैक होगा. And ultimately, when you are one against others, then it is going to be very difficult to sustain. ठीक है. दूसरी चीज, रशिया का एक बहुत इंटरेस्टिंग खेल है कि रशिया स्टेटमेंट्स तो जारी कर रहा है, यूएन चार्टर के खिलाफ है, कहाँ गया पीस, दिमित्री मेदवेदेव बोल रहा है, अलेक्जेंडर डुगिन बोल रहा है, सारे बोल रहे हैं यूएन चार्टर का उल्लंघन है. चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा हाँ हाँ हम तो सब मतलब वो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्टिवली मिलिटरीली आके इनको डिफेंड नहीं करे. That's the point. People can supply you arms, people can supply you drones, they can supply you military warfare, but it is ultimately your own army and your people who have to fight the Americans and the Israelis. Will the Iranians alone be able to do it? It is not an alliance, no, because they don't have a military alliance with Russia or they don't have a military alliance with China to defend them. And China ने आज तक कभी किसी को डिफेंड नहीं किया है किसी भी वॉर में. और ये मैं आपको इवन रशिया के बारे में बता दूं यार, जब लिबिया में जब गद्दाफी गया था, कौन आया था डिफेंड करने? जब इराक में सद्दाम गिरा था, कौन आया डिफेंड करने? लेकिन रशिया ने तब भी असद को डिफेंड किया था, सीरिया को, और वो भी इसलिए डिफेंड किया था कि क्योंकि उस टाइम पे इनके मिलिट्री बेस थे सीरिया की कोस्ट पे. लेकिन अल्टीमेटली जब टर्की और इजराइल ने चढ़ाई करी तो रशिया को भी सीरिया छोड़ के जाना पड़ा, असद को निकालना पड़ा. और ईरान का बराबर, चाइना की तो आज तक कोई इतिहास नहीं है कि उन्होंने किसी मिलिट्री अलाई को आज तक डिफेंड किया हो. चाइना उठाई पिछले 15-20 साल में. मैं आर्मी नहीं भेजता, मैं बोलता हूं अगर लॉन्ग ड्रॉन आउट हो जाता है. पहला सवाल पे रुकता हूं मैं. लेट्स अज्यूम ईरान में प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं इनको उखाड़ फेंकने का यूनिक मौका है, वो हो जाता है यूएस का प्लान सक्सेसफुल. उसकी जगह अगर डबल डाउन हो जाता है पब्लिक में या सफिशिएंट नंबर्स पे कि आपको इन्वेजन करनी पड़ेगी रिजीम को हटाने के लिए, इन्वेजन करोगे या हटा लो, कोई डाउट नहीं है, पर उसमें कॉस्ट होगी.
ठीक है, तो और वो कॉस्ट ह्यूमन कॉस्ट होगी, इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं होगी ना। अगर यूएस नहीं बिना बूट्स ऑन ग्राउंड के हटा पाता ईरानियन रजीम को, तो क्या होगा? हाउ डू वी गेम दैट यस, आउट? यस। द बिगर क्वेश्चन जो आपने पूछा कि अब अगर जो नेक्स्ट कि भाई अगर हफ्ता 8 दिन ये वॉर चल जाती है, दोनों साइड नुकसान हो जाता है, लेकिन रिजीम नहीं गिरती, IRGC stays in where it is today. Maybe some commanders are replaced, maybe some new mullah takes over and they continue to fight. Then what happens? इसका जो अल्टरनेटिव है वो है कि इन्होंने टर्की को ऑलरेडी बोला है कि तुम नॉर्दर्न ईरान में घुस के कुर्दिश इनक्लेव क्रिएट करो। टर्की ने बोला है कि मैं काम करने को तैयार हूं, कि मैं नॉर्दर्न ईरान में घुसूंगा, मैं वहां कर्दिश इनक्लेव करूंगा। थाउजेंड ऑफ द सीरियन जिहादिस्ट जो वहां से वाया इराक होते हुए वो घुसेंगे उसके अंदर, और वहां पे ये ईरान में सेसेशनिस्ट मूवमेंट खड़ी करवाएंगे। साउथ में ये बलोचिस्तान में सेसेशनिस्ट मूवमेंट खड़ी कराएंगे सुन्नियों से, और फिर अंदर ये लोगों को उकसाएंगे कि तुम भी रिवोल्ट करो, और ऊपर से हल्का 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 बॉम्बिंग कैंपेन नॉन स्टॉप चलता रहेगा, ताकि ये इतने IRGC को इतना स्ट्रेस करेगा कि भाई अगर तुम्हें बचना है तो मुल्लाओं का साथ छोड़ो और खुद मदद करो हमारी आके इनको तख्ता पलट करने में। ट्रम्प का मैसेज बहुत क्लियर था हर बार में कि ओनली ऑप्शन द IRGC Iranian revolution, Islamic revolutionary guards have, that they must lay down arms and not back the regime and then you will be pardoned. इसका मतलब क्या है कि वो, और उसके बाद में लोगों को बोला कि हमारा वंस दिस आवर कैंपेन गोज डाउन और सबसाइड, देन द ईरान, ये अल्टीमेटली ईरानियन लोगों को ही आके सामने आना पड़ेगा और उनको ही सब कुछ इसको टेक ओवर करना पड़ेगा। तो ये अल्टीमेटली अगर ये पूरा का पूरा, अगर ये डायरेक्ट, इट इज लाइक मैं शॉक एंड ऑफ बॉम्बिंग करके मैं तुम्हारे मिलिट्री डिफेंसेस, तुम्हारे एयर डिफेंसेस, तुम्हारी न्यूक्लियर साइट्स, मैं तुम्हारा मिसाइल बैटरी सिस्टम्स, मैं तुम्हारा आई टेक आउट योर कम्युनिकेशंस, आई टेक आउट योर पावर ग्रिड्स, आई टेक आउट एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू सस्टेन द मिलिट्री कैंपेन रिटेलिएशन अगेंस्ट मी। Once that is taken on in the first 72 hours, जो आज से चालू हुआ, 72 घंटे का आप लेके चलो, 4 दिन का उन्होंने बोला है, so उन्होंने 3+1 आप लेके चलो, अगले 72 घंटे में they will smother out the Iranian defenses. Once the Iranian defenses are smothered, and then the US would either have to do a special services operation, कि भाई you send in your special services and extract or kill people, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया था। लेकिन ईरान इज अ वेरी हॉस्टाइल रीजन, इट इज नॉट वेनेजुएला, यहाँ तो खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। So you will have multiple issues, and which is why this is an open-ended conflict. और राष्ट्रपति ट्रंप की ने एक चीज और बोली कि we will have casualties in this. Innocents will die. He said innocents will die, but that is the cost we will have to pay to secure our future. That is a very, and he said, pray for those American soldiers and all those, military men who are on the front lines, because they will, many of them, आज दोपहर को जब मैं फ्लाइट रेडार देख रहा था, 100, maybe 20 to 40 C-17 were en route Europe from the Middle East. जितना मेजर ट्रूप इवैक्यूएशन था वो हो गया है, तो ग्राउंड ट्रूप्स तो नहीं होगा, ग्राउंड का इन्वेजन तो नहीं होगा। What they want is they want to collapse the state structure. They want to collapse the regime into such a brutal manner कि अंदर के उनकी मिलिट्री के जो उनके धड़े हैं और अंदर की जो उनकी पब्लिक है, यार इससे कि और मरने से बेटर है इनका साथ छोड़, ठीक है। It is like putting them to such extreme that they are left with no option to go. But will that happen? ये थोड़ी हमारी कॉन्वर्सेशन क्योंकि पूरे रीजन की है, इधर उधर जाएगी, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो आ रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हो तो मैं इसमें देखा मैंने। अब हमारे भारत की मीडिया, तो मैं अकाउंट्स पे नहीं जाऊंगा, मीडिया की बात कर रहा हूँ, कह रही है कि हाउथीज ने अटैक कर दिया है नॉर्थ इजराइल पे, अपनी मिसाइल्स छोड़ दी हैं। दूसरा कहे जा रहे हैं कि ऑन लूप ईरान हिट कर रहा है, अबू धाबी को बहुत स्ट्रांगली टारगेट कर रहा है, बहरीन को टारगेट कर रहा है और सऊदी अरेबिया को टारगेट कर रहा है। तो अब ये हाउथीज जो इजराइल को और जो बाकी हैं, इनकी आपने बताया कि यूएस की ओवरवेलमिंग मिलिट्री प्रेजेंस है, ईरान की और जो ये सारे ऐसे ये स्कैटर्ड ग्रुप्स हैं, इनकी अगर आपको मिलिट्री एबिलिटी जज करनी होगी, एबिलिटी टू लॉन्च अटैक जज करना होगा,
इनकी क्या है? हाउ मच ऑफ अ इरिटेंट, डैमेज और सीरियस थ्रेट आर दे? They can prolong America into a long guerrilla war. And that capability Iran and Iran's militias have. This is the X factor. Because without going into ground, you cannot do it. Even the Houthis can be so much of an irritant. अरे Houthis की वजह Houthi ने तो इनके F-16 तक गिरा दिए थे एक बार यूएस के। जी, इन्होंने रेड सी के ऊपर मिसाइल मार के इनका F-16 गिराया था। अभी खबर आई थी अफगानिस्तान ने गिरा दिया 16, फिर बोलते हैं फेक न्यूज है। भगवान जाने फेक न्यूज है या जेन्युइन न्यूज है। अरे मैं सॉरी, आपसे बात करते करते एक कमेंट में एंड में पाकिस्तान अफगानिस्तान पे भी लूंगा, क्योंकि वो बात हम भूल ही गए जो बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। बट सॉरी, एग्जैक्टली। हाँ, तो बात ये है कि दी ईरान एंड ईरान एडवांटेज इज इन अ लैंड वॉर, इट्स एडवांटेज इज इन मिसाइल वॉर, इट्स एडवांटेज इज इन गुरिल्ला वॉर। ठीक है, अ गुरिल्ला वॉर विच कैन सेंड सऊदी अरेबिया का साउथ वाला प्रोविंस, ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ सऊदी अरेबिया जो शिया डोमिनेटेड है, जहां पहले भी एक बार रिवोल्ट हो चुका है। ठीक है, जहां रेड सी के क्रॉसिंग है, हॉर्मूज में माइनिंग हो सकती है। क्या हॉर्मूज ब्लॉक होगा? ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हुआ तो आप मंडे को ऑयल कैसे रिएक्ट करेगा? स्टेट ऑफ हॉर्मूज थोड़ा डिटेल में बताइए, थोड़ा डिटेल में समझाइए, क्योंकि ये ऑयल भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा रीजन है, थोड़ा जिनको नहीं पता थोड़ा डिटेल में समझाइए। और ऑल्सो पॉसिबिलिटीज कितनी सीरियस है? पर्शियन गल्फ का एक छोटा सा एरिया है दुबई के ऊपर से ऐसे घूमता हुआ, जिसको बहुत टाइनी एरिया, जिसको हम कहते हैं 40 किलोमीटर या 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज। और दुनिया का 25% ऑयल यहां से जाता है। द ओनली प्रॉब्लम कि अब ईरान चाहे तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को माइन कर सकता है, ईरान चाहे तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज में ब्लॉकेट करने की कोशिश कर सकता है। अब उसको यूएस नेवी ऑलरेडी टारगेट कर रही है, बंदर अब्बास पे और छाबाद पे भी मिसाइल्स गिरी हैं बाय द वे। ठीक है, तो नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो ब्लॉकेट ना हो, क्योंकि अगर वो ब्लॉकेट हो गया तो ऑयल गोज अप टू $80, $90 एंड $100 पर बैरल, द इन्फ्लेशन विल गो आउट ऑफ कंट्रोल और राष्ट्रपति ट्रंप पर अमेरिका की लग जाएगी और इवन चाइना की लग जाएगी, बिकॉज चाइना का बहुत बड़ा ऑयल जो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज से जाता है। So all these countries are equally worried now, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी ऑयल सप्लाई करता है, यूएई भी करता है, इराक भी करता है, कतर भी करता है, वो सारा ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए आ रहा है। And it is one of the biggest civil aviation hubs in Dubai and Abu Dhabi and Qatar and Doha, जहां जो ट्रांसपोर्ट का, लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा हब है, वहां पे भी अगर एयर स्पेस शट डाउन हो जाते हैं, द कॉमर्स, द इकोनॉमीज गेट हिट, there's going to be total global chaos because of what is happening in the Middle East today. I mean West Asia actually. तो जो भी हो रहा है यहाँ पे, ये बहुत महंगा पड़ेगा। क्या अगर ईरान, what Russia and China would want कि इस मोमेंटम को सस्टेन किया जा सके और ईरान इस लड़ाई को एटलीस्ट 1 महीना खींच ले, क्योंकि अगर ये लड़ाई 2 हफ्ते से ऊपर खींच गई, 12, 15 दिन, 20 दिन चल गई, तो द फटीग इन अमेरिकन पब्लिक विल सेट इन कि भाई आपका ओपन एंडेड लड़ाई हो गई है, व्हाट इज द एम, आपका एम क्या है, रिजीम तो जा ही नहीं रही है। एंड दैट इज व्हेन ट्रंप के लिए मुसीबत हो जाएगी घर पे कि अब मैं कैसे जस्टिफाई करूं, मैं घुस तो गया हूं लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकता। And this will be far worse than Iraq, this will be far worse than Syria, this will be far worse than Vietnam अगर ये ग्राउंड में घुसे तो, क्योंकि उसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि नीचे जलता हुआ 48 डिग्री का डेजर्ट है और ऊपर जाके बर्फीली पहाड़ी है तेहरान के पास। तो you will have to fight guerrilla war in those kind of situations. It will break the hell out of you. और ईरान अकेला नहीं है, उसने 2 लाख की अपनी IRGC के साथ 2 से 2.5 लाख की उसने पैरामिलिट्री भी बुला ली है, जो आपके ये वाले हैं, कहते हैं किताबी हिजबुल्ला, अल-बद्र मिलिशिया, इराक से उनको भी बुला लिया लड़ने के लिए, आ जाओ। नहीं, वो तो जितने सारे फॉरेन डेवल वाला क्राउड है वो तो सारा पहुंच जाएगा वहां पे, उनका तो काम क्या है यार। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, इफ यू अल्टीमेटली एम टू डिकैपिटेट द रिजीम और द मिलिट्री, जैसे आज आप पाया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे मारा है, मिलाद टावर पे मारा है, क्रूज मिसाइल हमने फ्लाई करती हुई देखी हैं। अगर इन्होंने अल्टीमेटली अली खमेनी को मारा और यूएस हिट्स देम,
The next problem will be that there will be fatwas issued against America and Israel all across the world. And then our next chapter of jihad begins. And that will be a bigger problem, because then you will have Hamas fighters, you might have Hezbollah fighters in Lebanon, Hezbollah fighters in Syria to a certain extent, they might, or even Shias in Iraq, which may want to, ramp up attacks on American military installations. So बहुत बुरे फंस सकते हैं. The whole region could go into a tailspin. So US का टेस्ट सिनेरियो ये है 3, 5, 7 दिन में regime change करें and then it's a flourishing victory. Maximum 10 days. अगर 10 days से ऊपर एक लग गई, सबकी लग गई, क्योंकि then it will go to a long. आपके लिए रेड लाइन 10 दिन है. 10 दिन है. 10 दिन में अगर ये मारने में 3, 4, 5 दिन में आपने खूब मारा, फिर आपने प्रोटेस्ट करवाए और 3, 4, 5 दिन 10, 15 दिन में अगर आपने तख्ता पलट कर दिया. अगर 10, 15 दिन से ऊपर ये वॉर चल गई और ईरान खींचने में कामयाब हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमी की भी लगी, ट्रंप की भी लगी, इजराइल की भी लगी, और ईरान तो बचेगा. ईरान का भी सर्वाइवल मुश्किल ही हो जाएगा. ये भी गारंटी है, क्योंकि बहुत लंबा. हाँ जी बोलो. सॉरी. तो मतलब इतना लंबा ना यार, वॉर कैंपेन सस्टेन नहीं होता बिना ग्राउंड इन्वेजन के. अल्टीमेटली यूएस को इराक में भी लैंड इन्वेजन करना पड़ा, तभी वो सद्दाम को हटा पाए थे. अच्छा फैक्ट, लीबिया में नेटो फोर्सेस को घुसना पड़ा, पूरा स्मोदर करना पड़ा, तभी गद्दाफी मारा गया था और वहां जाके तख्ता पलट हुआ था. So unless you do that kind of a campaign, it becomes very difficult कि अब ये इतनी जल्दी तख्ता पलट हो सकता है. तो लेट्स सी क्या होता है. अब थोड़ा सा मैं इस पे आता हूँ भारत का रोल, क्योंकि इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी गए, जैसे हमने बात की, यूनिक मोमेंट है, इन्फॉर्म्ड किया गया जैसे आप पार्स को करते हैं, और ये भी दिख रहा है कि हम इजराइल के साथ हैं. और भारत में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया, क्योंकि भारत के अंदर भी एक क्राउड है जो नहीं खुश होता जब इंडिया इजराइल के रिश्ते अच्छे होते हैं. वो तो जो आ जाएगा पैलेस्टीन के फेवर में. ईरान तो वैसे भी डिफरेंट केस है, क्योंकि जब वो पैलेस्टीन के फेवर में क्राउड आ जाता है, पॉलिटिकल क्राउड की बात कर रहा हूं, तो ईरान के साथ तो भारत के रिश्ते भी अच्छे हैं. इट इज नॉट अ केस ऑफ इंडिया विद पैलेस्टीन वर्सेस इंडिया विद ईरान, अच्छे रिश्ते हैं. तो भारत का आप क्या रोल देखते हैं, भारत के क्या आप गेम देखते हैं, भारत की क्या चॉइसेस देखते हैं, भारत पे क्या असर देखते हैं, कंप्लीटली फ्रॉम इंडिया फोकस नाउ. प्लीज डीकंस्ट्रक्ट द एंटायर सिचुएशन. भारत के तौर पे हमारे लिए तो इस टाइम पे फिलहाल ये है, 2 गज की दूरी है जरूरी. ठीक है, अगर मैं कोविड वाला सिंबल लेके चलता हूँ, ठीक है, उतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट ईरान में भी है, हमारे इंटरेस्ट इजराइल में भी है, हमारे इंटरेस्ट दुबई में भी है. हमारी बहुत बड़ी डायस्पोरा पॉपुलेशन दुबई में रहती है, काम करती है. दे आर ऑल अंडर वर्चुअली फायर ओवर देयर एज वेल. So what you need to do is you just need to, take a diplomatic stand, a neutral stand on both sides. War is not the hope. Both the sides find a diplomatic solution. Blah 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 blah. जो आपकी bureaucratic language जो आपकी MEA issue करता है, वो ही करना पड़ेगा. और उसके बाद आपको जो है वेट करना, आपको ये देखना कि पलरा किस साइड जा रहा है, आउटकम अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एंड देन यू हेज योर बेट्स एंड देन यू डिसाइड विच साइड यू वांट टू स्विंग अपॉन और यू वांट टू से. बट आई थिंक मोर और लेस वी नो कि ये किस साइड जाएगा. इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. अगर ये रिजीम अभी नहीं गिरती 2-3 महीने का कैंपेन के बाद, तो मे भी एक और कैंपेन होगा 3 से 4-6 महीने के बाद, फिर तब गिरेगी. बट ये गिरना तय है. ये अब ज्यादा देश सस्टेन नहीं कर सकते. देखो यार, लास्ट अगर जनवरी में आप देखोगे तो ईरान के बैंक्स पे बैंक रन हुए हैं. इनकी करेंसी फ्री फॉल में कोलैप्स करी है, एंड दैट वाज इंजीनियर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और स्कॉट बेसन का तो अपना बयान है सेनेट क्या कि हमने करवाया है काम. It was we who engineered those protests, which led to the bank runs on the Iranian banks, which led to the ultimate, the firing of the protesters, and created the ground for this action. ये स्कॉट बेसन का बयान सुनो पूरा उस पे, जो उन्होंने यूएस सेनेट क्या के दिया है ईरान के ऊपर, कि we were the ones who created the conditions. We were the ones who created these conditions to hit into Iran and engineer the protest, engineer a bank run, make
Because when a bank run happens, then the inflation goes out of hand, currencies gets devalued, people come out on streets and they protest against the government. हम क्या करें जी? And that is how you take the regime cracked down brutally, killing hundreds of protesters, and that led to the ultimate आज जो हम देख रहे हैं. तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रिस्क्रिप्शन यही है that you stay neutral, equidistant from on both sides at this minute. नवरूप अब और थोड़ा सीरियस हो गया, बोल रहे हैं ब्लास्ट हर्ड इन दुबई. पहले बोल रहे हैं मरीना में था, अब बोल रहे हैं दुबई के और जगहों पे हो रहा है. तो दैट तो इंडियन डायस्पोरा भी बहुत है, पर मतलब ईरान ने तो ऑल आउट चला गया है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल पे फोकस कर रहा है या यूएस बेसिस पे कर रहा है. दुबई मरीना इज नॉट अ मिलिट्री टारगेट. No, it's a civilian target. हाँ, तो वहां पे कर रहा है. दैट मीन्स ईरान है सेइंग कि मैं सबके अगेंस्ट जा रहा हूँ और खुल के जा रहा हूँ. तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? It loses the goodwill. It loses the goodwill. The moment it targets the civilians in the Gulf state, it loses the goodwill. Till the time those targets are confined to the military bases of Iran, America, ठीक है, क्योंकि वो अमेरिकन टेरिटरी है ना. टेक्निकली अमेरिका इज यूजिंग दोज मिलिट्री एसेट्स और मिलिट्री साइट्स. वहां तक तो इट इज जस्टिशिएबल कि वो चल रहा था. और डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज पेंटागन के जनरल्स ने बोली थी कि वंस यू गो इनसाइड देन एक्सपेक्ट द इरानियंस टू अटैक ऑल अक्रॉस मिडिल ईस्ट. और आप ये देखना है कि इनके एलाइज कैसे रिएक्ट करेंगे, बिकॉज बहुत सारे एलाइज इनके बोलेंगे हमने आपको कहा था कि अगर आप घुसोगे तो ये काम होगा, और उनकी इकोनॉमीज कोलैप्स करेंगी मिडिल ईस्ट वालों की. भाई इतने महंगे महंगे टावर्स हैं, भगवान ना करे किसी सिविलियन बिल्डिंग को, टावर को टारगेट करें. ह्यूमन कॉस्ट कितना होगा, और इंडियंस बहुत है वहां पे. बिल्कुल. प्लस दोस टावर्स आर वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स नाउ. इट्स वेरी हाई राइजेस. क्या अगर ईरान उस दिशा में जाए तो बहुत डेंजरस टाइम हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए, सिटीजन्स के लिए, इनोसेंट्स के लिए भी. बिल्कुल 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 बिल्कुल. Which is why India as a India के diplomatic missions को Middle East में will have to be on a war footing. Maybe set up a cell, coordinate with all your embassies, coordinate with your trapped citizens जिनको बाहर निकालना है, जो आना चाहते हैं. Because I think there will be some flights which will be. नहीं, आप बोलो प्लीज, मुझे फिर एक ऑब्जेक्शन देना है इस पे. Yeah, there will be some flights which will be operating from Emirates or from Dubai, जो southbound flights जो होती हैं, जो अरेबियन सी को पता निकलते हैं मुंबई की तरफ, कोचीन की तरफ आ सकती हैं, because they will not be flying into the conflict zones. ठीक है, आप क्योंकि वो ओमान को स्ट्राइक नहीं कर रहा है, because Oman was the mediator. तो वाया ओमान जो फ्लाइट निकल सकती है, अगर if UAE can facilitate the return of Indian tourists via Oman, then this can be, a way out. All these things need to be coordinated by the Indian embassy in UAE. And by the way, Dubai has closed its airspace. Yep, I know that. Precautionary measure, no flights will go through it. But दूसरी बात, yep. मिडिल ईस्ट से इंडियंस वापस आ रहे हैं, भारत सरकार क्या सपोर्ट कर सकती है करे. बट ईरान के अंदर जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, जिनको बार बार मौका दिया वापस आओ, जिनको बार बार कहा आप वहां पे सेफ नहीं है, अब वीडियोस आ रही हैं भारत सरकार हमें बचाने के लिए टैक्स क्यों नहीं आई, अपनी पैसे पे क्यों नहीं आई. ये वीडियो कोई सुन रहा है, मेरे को कोई संकोच नहीं बोलने में. इतनी वार्निंग्स के बाद भारत की मॉरल ड्यूटी है, कोविड हो जाए, दुबई पे कुछ हो जाए, अबू धाबी पे हो जाए, एक्सपेक्टेड नहीं था. इंडियंस को वैसे ही कमर्शियल फ्लाइट चल रही है. ईरान के अंदर आपको 500 वार्निंग्स थी भाई साहब. You can't sit pretty and then expect the taxpayer to fund you out after 500 warning over last 2 months. बिल्कुल. बट अब जो ये हो रहा है, एयर स्पेस बंद हो रही है, दुबई में हो रहा है, और क्लियर कट चल रहा है भैया ये कि ये रीजनल, अगर ये 2-3 दिन चला तो ये तो फिर पूरा रीजन में फैलेगा. पर अब मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेके मैं आप पे आना चाहता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक रह ना जाए. पाकिस्तान अफगानिस्तान, भाई पूरा अफगानिस्तान ने मिसाइल्स लॉन्च कर दी हैं पाकिस्तान के ऊपर, बोल रहे हैं, और वहां पे बोल रहे हैं हम टेरर कैंप्स हिट कर रहे हैं पाकिस्तान के. हाँ, अब ये यहाँ नया चीज चालू हो गई है. अफगान तालिबान जो तालिबान जो वहां पे है,
ये पाकिस्तान ने काबुल पे एयर स्ट्राइक करा आज से कुछ दिन पहले। अफगान तालिबान ने कहा जी बहुत हो गया, अब हम रिटेलिएट करेंगे, हम वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहता है तालिबान का गवर्नड अफगानिस्तान हैज बिकम एन इंडियन कॉलोनी। ठीक है ठीक है, एंड ही राइट्स इन द ट्वीट दमादम मस्त कलंदर। आई सेड यार ये आदमी है कि कार्टून? ठीक है, ऐसे डिफेंस मिनिस्टर कौन सा लिखता है यार? मस्त कलंदर। अरे आई मीन वॉर लड़ने जा रहे हो कि मुशायरे पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? मुजरा आर्टिस्ट हैं, मुजरे वाले हैं, मुजरा आर्टिस्ट हैं सारे ये। मुजरा आर्टिस्ट हीरा मंडी खुद ही मानते हैं। ठीक है, तो यार अब मुझे एक चीज बताओ, अब ये सारे कर रहे हैं तो अब अफगानिस्तान जो है बॉर्डर पे और हमले कर रहा है, तालिबान कर रहा है, मोस्ट लाइकली टीटीपी भी आ जाएगा, मोस्ट लाइकली बीएलए भी लॉन्च करेगी अटैक, मोस्ट लाइकली आईएस भी टोटल अटैक होगा। पाकिस्तान चारों तरफ से अच्छे तरीके से फंस गया है। एक साइड से ईरान में वॉर शुरू हो गया, उसको वो बॉर्डर संभालना है, एक उसको बीएलए संभालना है, एक उसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान संभालना है जो ऑलरेडी उन पे हमले करते हैं। अब उनको दूसरा वाला जो काबुल वाला और कांदाहार वाला भी, क्वेटा शूरा वाला तालिबान भी संभालना है। कहाँ संभालोगे जनाब? किधर? जलालाबाद से लेके सब जगह, नौशेरा से लेके सब जगह उनकी स्ट्राइक्स हो रही है। और उन्होंने तकरीबन, अगर तालिबान के फिगर्स की हम माने अफगान मीडिया की, तो तकरीबन 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। So we see the kind of damage which is happening to Pakistani leadership because it always operated कि हमारी strategic depth है, और वो उसको इंडिया के लिए ब्लेम कर रहे हैं। भाई साहब, आप ही ने इन सांपों को पाला ना 20 साल के लिए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हम रिस्पॉन्सिबल है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो? हिलरी क्लिंटन का वो बहुत अच्छा कोट था, जब आप स्नेक्स को बैकडोर में रेयर करते हो तो फिर यही काम होता है। आज वही सांप उनके गले पड़ गए हैं। That is a fact. बट ये जो सांप गले पड़ गया आप बोल रहे, मैं भी वही एक दो ट्वीट देख रहा था, आपको बताता हूँ। दो मेरे पहलू हैं। पहला, भैया ये एरा ऑफ पीस तो नहीं है, लेट्स एडमिट इट। No, we are in era of war. ये इसमें भारत के लिए मेरे अनुसार हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी अब खड़ी हो गई है। इस समय इजराइल को भारत की जरूरत है, यूएस को भारत की जरूरत है, ईरान को भी भारत की जरूरत है। भारत क्या अपनी जरूरत कुछ पूरी करेगा अफगानिस्तान को? देखो, अफगानिस्तान जितने जहाज गिराएगा पाकिस्तान के, भारत का फायदा है। बलूच जितना उनकी पैंट उतारेंगे, भारत का फायदा है। जितने उनके सैनिक कैप्चर करेंगे, भारत का फायदा है। तो वर्ल्ड अपना फायदा देख रहा है, भारत यूनिकली इंपॉर्टेंट है। भारत क्या अपना फायदा देखेगा या वी विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी? और आने वाली पीढ़ियां, जैसे हम 71 में बोलते हैं हमने अपॉर्चुनिटी मिस करी सोल्यूशन की, और उस समय भारत इतनी बड़ी पावर नहीं था। टू गिव द ड्यू टू इंदिरा गांधी, शी अचीव्ड अ मैसिव विक्ट्री, एंड भारत इतनी बड़ी पावर नहीं था। रशिया भी सीज फायर कर रहा था, यूएस भी था, एक चीज अलग थी। आज क्या मौके पे हम चौका मारेंगे या हम शांति से बैठ के सिर्फ डिस्कस करेंगे? सब होगा, इतना कह सकता हूं। ठीक है, एंड आई टेल यू व्हाई। अगर ईरान में तख्ता पलट होता है और वहां का बलूचिस्तान में बगावत होती है, और इजराइल ने ओपनली बोला है कि टर्की, यहूद बराक ने ओपनली बोला टर्की इज नेक्स्ट ईरान। ठीक है, और उन्होंने ये भी चीज बोली है कि हम देख रहे हैं कि टर्की कैसे सऊदी अरेबिया को उकसा रहा है और पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर अलायंस, इस्लामिक नेटो बनाया जा रहा है। ठीक है, और बार बार पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स की बात अब इजराइल में छिड़ चुकी है कि ऑब्वियसली नेक्स्ट टारगेट आफ्टर ईरान इज गोइंग टू बी टर्की, बट द बिगर थ्रेट इज प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम पाकिस्तान टू टर्की और सऊदी अरेबिया। वो नहीं चाहते, इजराइलीज विल नॉट वांट इट, एंड दैट इज जहां पे इंडिया और इजराइल का इंटरेस्ट कन्वर्ज करता है, दैट वी मस्ट मेक श्योर दैट बिटवीन द टू पोल्स, दैट इज इजराइल एंड इंडिया, no nuclear power should exist in its current form. Okay? And that means Pakistan will have to be denuclearized. And that denuclearization will only happen when Iran blows up,
regime change happen, Balochistan separates, and ultimately when Iranian Balochistan go, then Pakistani Balochistan will also go. और वो भी होगा. And that will be the time when India will most likely play its due part or due role if and when the situation comes. We do not know. This is my hypothesis. Obviously, this cannot be a strategy. Okay? This is my hypothesis. I'll be very open. I think at that, which is why the convergence of which is happening, what you see. So, like all this time, sometimes these strategies take months and years to evolve and fructify. यूएस को सीरिया में तख्ता पलट करने में 10 साल लग गए, असद को फाइनली निकालने में. ठीक है, यूएस को गद्दाफी को सद्दाम को निकालने में 2 वॉर्स लगी. यहां तक कि बांग्लादेश में भी हम लोगों को पूरा ग्राउंड बनाना पड़ा, इन्वेड करना पड़ा. वहां पे जाके पाकिस्तानी आर्मी को हम लोगों को मतलब सीजफायर करवानी पड़ी कि भैया तुम साइन करो, सरेंडर करो. एक्चुअली नॉट इवन सीजफायर. आप बांग्लादेश में जाके पाकिस्तानी आर्मी ने आफ्टर द कमिटिंग द जेनोसाइड ऑन लोकल बांग्लादेशी, ब्लड टेलीग्राम में जिसका पूरा उल्लेख है, उसके बाद उन्होंने वहां पे सरेंडर किया. So all these strategies take a lot of time to happen, develop, and be implemented. Rest assured, from unknown gunmen to other plans, the Indian government is fully abreast of what to do and what not to do. जो ये भागदौड़ मच रही है ना कि ये FTA साइन करो, इजराइल जाओ, सऊदी से ऑयल लो, रशिया से ऑयल लो, ठीक है, आर्म्स डील, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू राफेल जेट्स, इजराइल से शायद वो आयरन बीम जो लेजर वेपन है ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसकी भी बात हो रही है. तो और न्यू एज टेक्नोलॉजी की जो डिफेंस प्रोडक्शन की बात हुई है, वहां पे आया कुछ नहीं अभी बात, लेकिन आगे, क्योंकि क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी की डिटेल्स कभी बाहर लीक नहीं होती है और कभी पेपर अग्रीमेंट में लिखा नहीं जाता कि हम ये क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर करने वाले हैं. ये कभी बात नहीं होती है. वो बिहाइंड द डोर रहा होगा. So we need to wait it out. The government is doing its job. My question is more immediate. मुझे लगता है ये जो हम हर बारी बोलते हैं ना 5 साल 10 साल लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उसमें क्या ट्विस्ट आता है नहीं आता, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. माय क्वेश्चन इज मोर इमीडिएट. अफगानिस्तान ओपन जंग लड़ रहा है पाकिस्तान से. भारत की अच्छी खासी इकोनॉमी है, अच्छी खासी वेपनरी है. क्या हम आपके अनुसार अफगानिस्तान को सप्लाई करेंगे? दूसरा, क्या हमें करना चाहिए? मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है. 5 साल बाद क्या होगा, बलूचिस्तान में क्या होगा नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान को जो देंगे एक लूज अलायंस हो गई है, एक लूज अलायंस हो गई है बलूचिस्तान. आई थिंक करना चाहिए और पूरे और कर भी रहे होंगे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड. टेस्ट वही है कि लेट अफगानिस्तान विन द वॉर. विन द वॉर ना. मैं उनके पश्तून्स को, वो तो वैसे भी ड्यूरल लाइन को नहीं मानते हैं, तो उनको बढ़ने दो, आगे मारने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? नॉट आवर प्रॉब्लम. नॉट आवर प्रॉब्लम. You created them at the first place in 1980s. It was there are. You wanted to have that strategic debt via creating proxies versus India. Now you enjoy those proxies. देखते हैं आने वाले दिन में नवरूप. वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स और डेवलपिंग स्टोरी है. तो आज रात को या कल दोबारा डिस्टर्ब करूंगा आपको. वैसे ही हमारे कोर्ट हफ्ते के लिए बंद हो गए. I know. Surprisingly. Overlooked. And we can focus on this, so it's very good. Thank you so much Navroop for joining. And जो भी अब डेवलपमेंट्स होती हैं रात को या कल एक बारी आपको और डिस्टर्ब करूंगा.